नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो सेशन हमने लिया है वो बीएससी का लिया है, बीएससी मैथ्स एंड बायो। मैं बता दूं कि इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चंस होंगे और बायो के भी क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स का देखिए और बायो का लिया है तो बायो का देखिए, क्योंकि दोनों का हम यहाँ पे साथ कराने वाले हैं। हालांकि मैथ्स का सोल्यूशन यहाँ पे हम नहीं देंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसके ऑप्शंस होंगे और आपको आंसर बता दिया जाएगा। लेकिन आपकी अगर डिमांड आती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं एक्सप्लेनेशन। अगर आपकी डिमांड आती है तो आपके डिमांड के बेसिस पे हम यहाँ पे कराएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपको जो है कन्फ्यूजन रहता है कई बार, तो आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 150 क्वेश्चन रहेंगे। और जो घंटे हैं, आवर की बात किया जाए तो आपको टोटल जो है वो 2 घंटे यानी 2 आवर मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है तो इसमें देखिए, इसमें आपको 20 प्रश्न जो है वो सामान्य हिंदी से आएंगे। इसके बाद सामान्य जागरूकता, ठीक है, जिसको जीके जीएस कहते हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यानी 30 क्वेश्चंस यानी 60 नंबर आपके यहीं से हो गए। इसके बाद आपका आता है तीसरा पोर्शन, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है। 40 प्रश्न, ठीक है, 40 प्रश्न यानी 40 दूना 80 नंबर हो गया। इसके बाद आपके केमिस्ट्री के होंगे। किस चीज़ के होंगे? केमिस्ट्री के होंगे। पहले हमने क्या देखा कि पहले हमने देखा कि हिंदी के होंगे। हिंदी के कितने क्वेश्चन? हिंदी के आपके टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपके हिंदी लेते हैं तो हिंदी या फिर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश, ये आपके डिपेंड पर करता है। इसके बाद क्या है कि जीके जीएस यानी जिसे हम सामान्य जागरूकता कहते हैं, इसके प्रश्नों की संख्या अगर बात किया जाए तो इसमें जो है वो टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में टोटल जो है वो 40 क्वेश्चंस। इसके बाद रासायनिक यानी केमिस्ट्री की बात किया जाए तो इसमें भी 40 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद गणित लेते हैं तो गणित, या फिर जीव विज्ञान लेते हैं तो जीव विज्ञान, ठीक है। मैथ और, ठीक है, मैथ और बायो, इसमें से आपको दोनों में से एक लेना होगा, जिसमें से आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तेईं 12 यानी 120, और 120 दूना 40, 40 10 50 यानी 150 प्रश्न आपके ये टोटल हो गए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ये समझना होता है कि या तो आप हिंदी कर सकते हैं या फिर इंग्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो ईजी पड़ता है अधिकतर स्टूडेंट के लिए। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि हिंदी आप लोग कीजिए, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगर हिंदी कमज़ोर है, अभी तक आपने इंग्लिश विद्यालय में पढ़ाई की है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है, तो मैं ये तब भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप हिंदी ही लें, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, उसके मुकाबले। लेकिन आप पे डिपेंड करता है ओवरऑल। तो यहाँ पे हम इंग्लिश को स्किप करेंगे। स्किप क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के स्टूडेंट बहुत कम ही मिले हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे उसको उस सेशन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि हमें जो कमेंट आए हैं तो वो बायो और मैथ्स के बराबर आए हैं, ठीक है। मैथ्स की हालांकि कम आए हैं, तो मैथ्स को यहाँ पे हम सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि उसको हम आंसर बता देंगे, टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। तो उसका अगर आप लोग कहेंगे तो वहाँ पर जो 10 साल के पेपर हैं उसको एक वीडियो में इंक्लूड करके 2-2.5 घंटे का जो वीडियो बनेगा उसको आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज का सेशन जो है हम डेडिकेशन करते हैं बीएससी वालों के लिए। लगातार आप जुड़े रहिएगा, इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमसे जो है आप जो है व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, जो कि व्हाट्सअप नंबर है 6393621344। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे सभी बीएससी के स्टूडेंट हैं। आपके कुछ सीनियर भी होंगे, आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ में आपको वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें से सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न पूछे गए हैं, उसको एक बार देखेंगे। इसके बाद इसी तरह से हमारा सेशन चलता रहेगा। तो बिना स्किप किए आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि एक एक सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको देखना जरूर है। तो सामान्य हिंदी का जो कि आपने देखा था कि इसमें पूछा किस प्रकार से जाता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। 20 से 21 नंबर जो है आपको निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द के लिए उपयोग किया गया है। तो 2 प्रश्न यहाँ पे विलोम शब्द से आए थे, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, साफ साफ ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो योगी का जो अगर विलोम देखा जाए तो योगी का भोगी जो है वो विलोम शब्द होगा। उसी प्रकार से कोमल का विलोम शब्द क्या होता है? कठोर, ठीक है, कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द से 2 प्रश्न। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे। अगला हमारा 23 और 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें पर्यायवाची शब्द से 2 प्रश्न। इस प्रकार से मैं बताता हूँ कि लास्ट में अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी का जितना भी टॉपिक है, हिंदी के सब टॉपिक को मैं मर्ज करके इसमें आपको ला दूंगा। इसके बाद मैथ्स का सारे टॉपिक को यहाँ पे ला दिया जाएगा, बायोलॉजी और साथ साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टॉपिक को इंक्लूड करके आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपकी डिमांड पर। अगर आपकी डिमांड नहीं आएगी तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे आज लगातार सॉल्व करा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि योगी का भोगी होगा, कोमल का कठोर होगा।
इसी प्रकार से हमने बात किया कि पर्यायवाची शब्द की बात किया जाए तो दिनकर। आपको पता होगा कि सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो भानु, रवि, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, इस तमाम प्रकार के जो होते हैं ये होते हैं। कौन कौन से? भानु, रवि, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है, दिनकर, इस प्रकार के जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो भानु जो है दिया गया है, जबकि भानु और दिनकर दोनों किसके हैं पर्यायवाची शब्द? तो सूर्य के हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं कि दुख का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दुख मतलब क्या होता है? वेदना, ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वेदना। ऑप्शन सी, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब अगला जो है निर्देश देख लेते हैं कि निर्देश किस प्रकार से दिया गया है। 25 और 26 यानी 2 क्वेश्चन हैं, वो 4-4 विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में आपको उचित विकल्प जो है चुनना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मुहावरे से दो, इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको किसी एक टॉपिक पर फोकस नहीं करना है, बल्कि हिंदी के, मैथ्स के सभी टॉपिक को साथ में लेके चलने हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर और कट वॉइस में बताना चाहता हूँ कि आप जो हैं, आपका अगर 12th के बेसिस पे अगर तैयारी अच्छी है तो आप डेफिनेटली बड़े आराम से उसको निकाल लेके जाएंगे। लेकिन अगर 12th में आपकी मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है तो हो सकता है कि यहाँ पे गाड़ी जो है थोड़ा सा रुक रुक के चले, लेकिन चल जाएगी। कैसे चलेगी? अगर आप हिंदी, सामान्य जागरूकता, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, इन 2 या 3 सब्जेक्ट में आप संभाल लेते हैं तो अगर आप मैथ्स में लुढ़कते भी हैं तो वो उतनी डिपेंडेबल बात नहीं होती, क्योंकि 50 से 60% जो है उसका रेशियो जाता है। तो 50 से 60% अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आपका मेन कैंपस मिल जाता है। इस बात को सोच के आपको चलना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है तो 12th के बेसिस पर अगर आपने पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, एडमिशन कोई नहीं रोक सकता। दूसरों से मुँह छुपाना, दूसरों से मुँह छुपाना का अर्थ क्या होता है? लज्जाशील होना, यानी लज्जा महसूस करना, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कभी वृद्ध ना हो उसे हम क्या कहेंगे? कहते हैं ना अजर अमर हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अजर। जो कभी वृद्ध ना हो उसे हम अजर कहेंगे। इसी प्रकार से हमारा अब 27 और 28 नंबर देख लेते हैं। 2-2 क्वेश्चंस हर पार्टीशन से पूछे जाते हैं। हिंदी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा जाता जिसमें इसमें ना पूछा गया हो, इसलिए पढ़ना तो आपको सब है। हालांकि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं मैराथन क्लास चला दूंगा, जिसमें कि हो सकता है कि 3 या 4 घंटे की चले, जिसमें आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट जो हैं टॉपिक वाइज जो हैं मेरे पास, क्योंकि बुक है तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, वो बता सकता हूं। तो आप लोग अगर डिमांड आती है तो मैं वो भी चीज़ कराऊंगा। अगला है 27 और 28 नंबर के निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बेमेल है, ठीक है, यानी 3 किसी न किसी प्रकार से समानता है और एक जो है बेमेल है। तो उद्यान, झुरमुट और पक्षी, ये तीनों जो हैं ये एक तरह से हैं, क्योंकि उद्यान में पंछी रहता है, झुरमुट क्या है कि पेड़ पौधे संबंधित, जबकि सिपाही यहाँ पे अलग है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। इसी प्रकार से हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि इसमें और क्या है, जैसे देख लेते हैं कि जहाज, वायुयान और ये नौका, ये तीनों क्या हैं कि जहाज हैं, ठीक है, एक प्रकार के जहाज हैं जो कि एक स्थान से एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाते हैं, जबकि जल इसमें जो है वो अलग है। इस प्रकार से हमारा ये अलग हो जाएगा। हालांकि पेपर आपको सरल लग रहा होगा, पेपर इसी प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन हम 2018 का पेपर देखेंगे तो उसमें 2019 का पेपर देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगला देखते हैं, निर्देश दिया गया कि 29 और 30 निम्नलिखित वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले वृत्त में उसका चयन कीजिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो आप उसका उत्तर डी लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक वाक्य दिया जाएगा तोड़ तोड़ के, ठीक है, उसमें से एक वाक्य जो होगा वो गलत होगा, जिसको आपको करना है। तो जनसंख्या बढ़ने से अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, अनेकों नहीं अनेक प्रकार की, ठीक है, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, कोई त्रुटि नहीं। इसमें तीनों में से आपको लगा जो है बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे अनेकों हैं, तो इसलिए हम बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गलत आपको चुनना था। अगला 30 नंबर देखते हैं। तो धर्म नहीं अपितु स्वार्थ ही सांप्रदायिकता का कारण होते हैं। कारण होता है, होते नहीं हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी है जो है वो सही हो जाएगा। अगर कोई त्रुटि नहीं होती तो आपके हिसाब से कोई त्रुटि नहीं लगा देंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे गोला करना है, ये बात तो आपको पता ही होगी। अगर एग्जामिनेशन से कोई रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी जो है आंसर मैं अलग से वीडियो में बता के दूँ। अगला हमारा कि 31 और 32 निम्नलिखित शब्दों में से कुछ त्रुटियाँ हैं। अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और शुद्ध शब्द को आपको चयन करना है। देखिए, ओलंपिक हो गया, स्पर्धा हो गया, ठीक है, स्पर्धा हो गया, पर्यटन हो गया और संस्कृति हो गई। किसमें से आपको शुद्ध शब्द चुनना है? तो ओलंपिक में देखिए यहाँ पे ओलंपिक है, ठीक है, पर्यटन में बड़ा उड़नतुआ रहता है और संस्कृति पूरा सा है जबकि आधा सा रहता है, तो यहाँ पे स्पर्धा जो है वो सही है। इस प्रकार से हम लगा देंगे। इसी प्रकार से हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि पारंपरिक, विकलांग, कुर्सी
और कुर्सी भी गलत है, पारंपरिक में छोटी की मात्रा है। इसके बाद आलस्य लिखा है, यहाँ पे आलस्य होगा, तो विकलांग जो है वो सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि 33 और 34 में जो है वो 4 विकल्प दिए गए हैं और शुद्ध वाक्यों में से इनमें से कौन सा है शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। तो कर्म जीवन की कसौटी है, संगीत का स्वर मधुरता लाता है, मधुरता लाता है। देखिए इस प्रकार से जो है, और आजकल दिल्ली में चुनाव है, आजकल दिल्ली में चुनाव है, और ललित की 2 बेटियां हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कर्म जीवन, क्योंकि यहाँ पे विशेषण के हिसाब से देखा जाए, क्रिया विशेषता के अनुसार देखा जाए, ग्रामर के अनुसार देखा जाए, तो ये जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही सिद्ध होता है। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं कि ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है, ठीक है। और उन्होंने बार बार मेरा रास्ता रोके, रोके तो ये गलत हो गया, रोका हो जाएगा, जैसा वह आया था मैं भी आ जाऊँगा, ये भी गलत है, आया था हो गया। तुम भी कनाटेप्स आइयो, आइयो यहाँ पे हो गया। तो सिंपल सी बात है, ज्ञान अज्ञानता समाप्त करता है, सिंपल सी बात है। जो चीज़ें साफ साफ हैं वो आपको देख लेनी है। तो ये बीएससी का पेपर है, आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं 35 और 36 नंबर निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के 4 अर्थ दिए गए हैं, उनमें से सबसे उपयुक्त अर्थ चुनिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, अर्थात जो केवल बड़ी बातें करना, ठीक है, कर्म न करना। जल में रहकर मगर से बैर का अर्थ क्या होता है कि आश्रयदाता को शत्रु नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार से 37 और 38 में देखते हैं कि वर्तनी की त्रुटियां हैं और 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला सदरूप चुनिए। तो देखिए श्रृंगार जो है वो सही होगा, और दूसरे में अगर देखा जाए परीक्षा जो है वो सही होगा, जबकि परीक्षा में छोटी की मात्रा नहीं होता, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा नहीं होता, ठीक है, सिंपल सी भाषा थी। 39 और 40 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान के विकल्पों की सहायता से उपयुक्त शब्द द्वारा भरिए। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिंपल सी बात हो गई, वो छोटी छोटी चीज़ें थी। अब यहाँ पर 20 नंबर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। हालांकि देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर था, तो इसमें हमने व्हाट्सएप नंबर गलत लिख दिया था, तो आपको पता होगा 6393621344, या फिर इंस्टा पर आप आ सकते हैं अनुराग यादव, जिसमें नाम है 9020 स्पेस का। अगर आप वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे भी आ जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम, इन दोनों पे नहीं आना चाहते तो टेलीग्राम पे आ सकते हैं, जहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस प्रकार से आना चाहते हैं। PDF फाइल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप जो है, मैं टेलीग्राम से ऐड होने के लिए कई बार लोगों को जो है दिक्कत होती है, तो आप मेरा नंबर ऐड कीजिए, इसके बाद टेलीग्राम से जाइए, मेरे नंबर को सर्च कीजिए, वहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो मैं लिंक प्रोवाइड हो सकता है अभी करा दूँ, ठीक है। अभी थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है। अगला देखते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम जाना जाता है। विटामिन C का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो तरबूज जो है वो मुख्य स्रोत नहीं है, जबकि आंवला, संतरा और नींबू ये तीनों जो है विटामिन C के मुख्य स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला है जो 43 नंबर है 43 कि मैडम क्यूरी ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो सोडियम रेडियम की खोज की थी, माफ़ कीजिएगा। मैडम क्यूरी ने जो है, ये 2019 का भी पेपर है, पूछा गया था इसमें। तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी। तो रेडियम की खोज की थी। इस प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त को भारत का किस नाम से संबोधित किया जाता है। समुद्रगुप्त को भारत में किस नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से जैसे मुझे प्रश्न आते याद आते रहेंगे, मैं बताता भी रहूँगा। तो समुद्रगुप्त मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको स्किप करते हैं। समुद्रगुप्त से संबंधित कोई क्वेश्चन था कि समुद्रगुप्त को भारत में किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है, उस वजह से आपको देखना भी है। कोई अंग्रेज था जिसके नाम पे जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो JP एर्कट ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और अगर पूछा जाए कि इनके पप्पा कौन है, कि इनके कंप्यूटर के माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर के जो है पिता के स्वरूप में कौन जाने जाते हैं, तो वो है चार्ल्स बैबेज, ठीक है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 45 नंबर देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट था, और ये 1975 में छोड़ा गया था। इंसुलिन की खोज 2019 में प्रश्न पत्र में भी पूछा गया है। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो बेटिंग बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला हमारा 49 क्वेश्चन है कि माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है। तो क्योंकि इसमें जो है एंटी वार्ग होते हैं, ठीक है, एंटी वार्ग जो होते हैं, इसलिए यह सहायक होता है। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं भौतिकी का जो प्रश्न है, जो कि 40 प्रश्न होते हैं, जो कोई 80 नंबर आपके लिए लाता है। तो एक्सप्लेन आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने 12th पास आउट किया है, तो इतना थोड़ा समझ लेंगे। यदि कोई ग्रह, मान लीजिए कोई ग्रह A है तथा A से B तक जाने में T1 टाइम लेता है, ठीक है, कोई एक ग्रह है A जो कि B तक जाने के लिए T1 टाइम लेता है और C से D जाने में T2 टाइम लेता है, ठीक है, तथा चित्र में छायांकित क्षेत्रफल ABB, यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया है,
तो ABB व क्षेत्रफल CSD आपस में बराबर हैं, तब T1 और T2 के बीच क्या संबंध होगा। हालांकि ये 12th का जो थ्योरम था, तो थ्योरी पॉइंट से पूछा गया था, यहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको किया गया था, ठीक है, उस समय मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो T1 और T2 क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि A से B तक जाने में T1 समय लगता है और C से D में जाने में T2 समय लगता है। तो चित्र में आपके अगर चित्र होता तो यहाँ पे समझ सकते थे, क्योंकि ये और ये इसके दो क्या आपस में बराबर हैं। तो अगर जब बराबर हैं, ठीक है, जब डेस्टिनेशन बराबर है तो टाइम भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दिमाग लगाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा जो है आप ओपन माइंडेड रहेंगे, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ओपन माइंडेड जाइए, आराम से नींद लेके जाइए अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं है कि झूलते हुए जाइए और वहाँ पे सब गलत करके चले जाइए। तो ओपन माइंड के साथ जाना है, पेशेंस रखने हैं, तो सिंपल सी हो जाएगी बात। अगला है कि सामान्य ताप व दाब पर वायु की ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर पर सेकंड है, जैसा कि आपको पता भी होगा। यदि ताप स्थिर रखते हुए क्या है, जो टेम्परेचर है उसको हम क्या रखें, स्टेबल रखें, और दाब क्या कर दिया जाए, नहीं प्रेशर दोगुना कर दिया जाए, तो ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा। आपको पता होगा कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि आप दाब को, यानी ध्वनि पर दाब का मान जितना भी बढ़ाइए, ध्वनि का मान, जो ध्वनि की चाल रहेगी वो वही रहने वाली है। इस वजह से आप लोग, सिंपल सी परिभाषा है कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से जो ऑप्शन 332 मीटर पर सेकंड होगा ये सही होगा। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है, जो न्यूट्रॉन होता है वो अस्थायी कण होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अगला हमारा 44 नंबर है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, ठीक है, एक द्विउत्तल लेंस, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्याएं कितनी हैं, 15 व 30 सेंटीमीटर हैं। कितनी है, 15 व 30 सेंटीमीटर हैं। और पूछा गया है इसमें से इसे 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है, इसे 1.65 द्रव्यमान वाले अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपका फोकस दूरी का जो फार्मूला था 12th में आपने रटा होगा, तो उसको एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो उसको यहाँ पे जो इसका 54 का जो ऑप्शन है वो है डी, यानी -110 सेंटीमीटर आएगा। एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, इसका मैं फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगा। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है वो है क्यूरी। संवेग राशि क्या है, तो संवेग राशि सदिश राशि है। सदिश राशि से हमेशा हर वर्ष पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोणीय संवेग क्या है, 2019 में पूछा गया था, तो एक अक्षीय वेक्टर है, ठीक है। तो सदिश और अदिश राशि से संबंधित जो है प्रश्न जो है लगातार पूछे गए हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 58 नंबर देखते हैं कि एक पिंड द्वारा आधे घूर्णन काल में क्या है, कि एक पिंड है जिसके द्वारा क्या है, मान लीजिए एक पिंड है जिसके द्वारा एक आधे घूर्णन काल में चली गई दूरी क्या होगी, यदि पिंड की त्रिज्या, यानी जो पिंड की त्रिज्या है r है, तथा उसके वृत्ताकार पथ की गति करता है, तथा विस्थापन क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, एक पिंड द्वारा आधे घूर्णन काल, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया, तो बताया गया है कि आधे घूर्णन काल में चली गई दूरी क्या होगी, यानी ये डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया क्या होगा, यदि पिंड r की त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या है, यानी वो r है, ठीक है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, आपको पता भी होगा, कि वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तथा विस्थापन क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा जो है आपका ये फार्मूला बेस्ड पर ही पूछ लिया। तो क्या हो जाएगा, 2πr², ठीक है, 2πr², जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। πr और माफ़ कीजिएगा, सॉरी, यहाँ पूछा क्या गया है कि r त्रिज्या के वृत्ताकार पर गति करता है, तो विस्थापन क्या होगा, ठीक है, तो 2πr² ही होगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 2πr² ही होगा। ये फार्मूला पर ही पूछ लिया गया था, जो कि सिंपल सा था। 59 नंबर देखते हैं कि एक पहिया जो विरामावस्था में, एक पहिया है जो कि विरामावस्था में है। अब यहाँ पर 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से क्या है, यहाँ पे 3 रेडियन, ठीक है, 3 रेडियन जो है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से अंतर्गत जो 2 सेकंड तक घूमता है, ठीक है, ये क्या करता है, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की कोणीय त्वरण के साथ में 2 सेकंड तक घूमता है, और इस समय अंतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित करेगा। तो कोणीय वेग का अगर आपको फार्मूला पता होगा, तो यहाँ पे जो सिंपल सी परिभाषा होती है, जैसे F = m में हो गया, ठीक है, ये जो छोटी छोटी जो हमने 12th में पढ़ी है, तो उन्हीं से संबंधित जो है, अगर आपने कोणीय वेग का जो परिभाषा उसमें पढ़ा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रेडियन पर सेकेंड होगा। तो देखिए, जो हमने देखा था कि कोणीय वेग का जो फार्मूला होता है n = 1/t होता है, ठीक है। तो
अब हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमें रेडियन भी दिया गया है 3 है, और ये जो है ये 2 है, तो हमें इसका मान सिंपल सा निकल जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो सिंपल सी बात थी यार, ठीक है। कोड़ी वेग का अगर आपको फार्मूला पता है कि n इक्वल टू 1/t होता है, जो कि आपने 12th में पढ़ा भी है, तो n का मान 3 रख दीजिए, 1/t मतलब क्या हो गया 2 हो गया, 2 सेकंड तक घूमता है तो 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, 2 उधर चला गया तो 3 गुणे 2 हो गया, इक्वल टू कोड़ी रेडियन का मान, इसका जो है कोड़ी वेग का मान निकल जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 रेडियन पर सेकंड। तो सिंपल सी परिभाषा थी जो कि आपको रट लेनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, जिस पे बेस है वो चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से जो है 1 किलो देखिए अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम चीनी अधिक होगी कहाँ पर। अब देखिए ये सिंपल सी परिभाषा थी जो कि माइंड मैप था, ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा। तो आपको जो आपने कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने कहा कि अगर 12th में आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है तो काफ़ी हद तक वो आपको जो है मदद करेगा। तो यहाँ पे बात किया जाए तो 1 किलोग्राम जो चीनी का मान अधिक होता है, तो आपको पता होगा कि कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, तो उसका जो है विषुवत रेखा यानी जो 0 डिग्री है, 0 अक्षांश है, उस पर जो उसका वेट होता है वो अधिकतम होता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा विषुवत रेखा पर, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर तथा वायु घर्षण उपेक्षणीय हो, ठीक है, वायु घर्षण का मान यहाँ पे 0 कर दिया गया है, ठीक है, वायु घर्षण यहाँ पे नहीं हो रही है, तो किसी पिंड का अनंत से पृथ्वी पर पहुँचने पर क्या वेग होगा। तो वेग का फार्मूला याद रख लीजिए, ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, वेग वही फार्मूला याद रख लेना है। और जबकि जी का मान दिया गया है, जी का मान क्या दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, देखिए v = d/t होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको फार्मूला पता होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा v = d फाइनल माइनस d इनिशियल, ठीक है, d इनिशियल = t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये प्रकार का फार्मूला है कि v = d/t होता है, d मतलब जितना विस्थापन होता है, ठीक है, इसके बाद t बराबर क्या होता है जितना समय लगता है। तो वो चीज़ें हैं उस पर आप रख के यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनस जोड़ घटाना जो भी गुणा होगा उसको आप निकाल दीजिएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि v = d/t होता है, बस उसी फार्मूले पर ये बेस्ड था, जो कि इसके हिसाब से अगर 61 नंबर का देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से। तो सिंपल फार्मूले बेस पर स्टोरी जो है ये यहीं पर चलती हुई यहीं पे घूमेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का जो आयाम है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है जो 0.01 मीटर तथा आवर्त है जो है 60 हर्ट्ज है, तो कण का अधिकतम त्वरण क्या होगा। इसमें आपको पता होगा कि a = v/t होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो इसी आधार पर त्वरण बराबर होता है v/t होता है, इसी बेस पर आधार पर आप रख के जो है इसका मान जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल फार्मूले पे बेस्ड था। आप अगर मेरी मानिए तो जितने भी फार्मूले हैं 12th में, उसको जो सिंपल फार्मूले है उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या होता है कई बार पूछ लेता है। हालांकि जो है अब के जो प्रश्न है उसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन पहले जो है वो पूछा जाता था इस प्रकार से। तो आपको याद रख लेना है कि 2, 4 या फिर 5 मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आने हैं, तो 40 में से 10 या 12 से 15 क्वेश्चन जो है 100% चांसेस है कि मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बता रहा हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी बेस्ड तो हटा दीजिए, वो इसी पर बेस्ड होंगे, किस पर, न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल पर बेसिकली किस पर होंगे, तो इन्हीं पर होंगे, जो कि मैं छोटे छोटे फार्मूला बेस्ड तरीके बता रहा हूँ, उन्हीं फार्मूले का आपको रट लेना है। तो वही चीज़ें हैं आपको याद रख लेनी है। तो हमने देख लिया है कि 62 नंबर का जो ऑप्शन होगा उसी के आधार पर आप लोग कर लीजिएगा, d 144 π² मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं कि यक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य किस कोटि की होती है। तो ये जो यक्स किरणें होती हैं वो 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। तो यक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है। इसी प्रकार से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संस्था प्रदर्शित करती है। तो जो चुंबकीय क्वांटम संस्था प्रदर्शित क्या करती है, तो ई कक्षकों में स्थिति जो चुंबकीय क्वांटम संस्था होती है क्या प्रदर्शित करती है, ई की कक्षकों में स्थिति। इसी प्रकार से हमारा 65 नंबर है कि फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, 0 होता है। इसी प्रकार से हम 64 नंबर देखते हैं। तो 64 नंबर हमारा क्या है कि 24.50 वाट का 100 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा।
देखिए आपको पता होगा कि आपने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपके फार्मूले भी पढ़े होंगे, ठीक है। R इक्वल टू आर एन इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू RN, तो 1 बाय RN इक्वल टू 1 पान R1 प्लस 1 पान R2, ये सब क्या थे, फार्मूले थे। तो उसके बेस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यह श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस बात पर आपको याद रखना है कि जो सबसे कम वाट का जो बल्ब है वो सबसे अधिक जलता है। आपने पढ़ा भी होगा थ्योरी बेस पे, जिसको आपको पता भी होगा, तो यहाँ पे गलती हो गई ऑप्शन में, ठीक है। 24.50 का जो वाट का जो बल्ब है जो श्रेणी क्रम में लगाया गया है वो सबसे अधिक जलेगा, सबसे अधिक चमकेगा। तो ये चीज़ें थी। अगला जो कि हमारा जो फार्मूले पे ही पूछ लिया गया था, बूस्टर का नियम। फार्मूले का खेल इसमें पूरा का पूरा जो है, मैं मानता हूँ कि 70 से 80% जो है फार्मूले का खेल रहता है इसमें। तो बूस्टर का नियम क्या है कि म्यू इक्वल टू tan I, ठीक है, म्यू इक्वल टू tan I। एक जल से भरे बर्तन में बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो तैर रहा है, ठीक है, और बर्फ़ के पूर्णतः पिघल जाने पर क्या होगा? जल का स्तर एक समान होगा या फिर जल बाहर से गिरने लगेगा। आपको पता होगा कि यदि मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्या है कि ये पॉट है, ठीक है, हमने यहाँ पे पॉट लिया है। अब यहाँ पे हम बर्फ़ डालेंगे तो बर्फ़ अगर जैसे ही डालेंगे तो इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने बर्फ़ को जैसे ही डाला वो अपने आयतन के बराबर वहाँ पर जल क्या करेगा, खाली कर लेगा, ठीक है। तो वो पहले से ही भर लेगा। तो जैसे ही बल्ब ये जो है बर्फ़ पिघलेगा तो उसका आयतन तो उसने पहले ही जो है भर लिया था, तो उसका जो लेवल है वो समान रहेगा। कई लोग हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम बर्फ़ से भरे पानी में, माफ़ कीजिएगा, जो इस ऐसा पॉट है जिसमें बर्फ़ डाला गया है और वो उसका लेवल भरा गया है, तो जैसे ही वो पिघलेगा वो पानी बाहर निकलने लगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज़ ध्यान रखना है कि जब जल से भरे बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा क्या है कि तैर रहा है और बर्फ़ के पूर्णतः पिघल जाने पर जल का जो स्तर होगा ये वो एक समान ही रहेगा। इसी प्रकार से 69 देख लेते हैं। 69 क्या है कि किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर धनावेशित कर दिया जाए, धनावेशित करने का मतलब क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि देखिए, धनावेशित करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं धनी हूँ। धनी कहने का मतलब क्या है कि मैं धनी हूँ, तो मतलब कि मैं धनी के साथ साथ ईमानदार हूँ, ऐसा समझिए, ठीक है। ये टॉपिक है। तो धनात्मक का मतलब होता है, धनावेशित मतलब होता है कि वो अपना एक पॉजिटिव क्या कर देगा, त्याग देगा, ठीक है, अपना एक जो प्लस है वो त्याग देगा। और ऋणावेशित मतलब क्या होता है कि वो क्या होगा कि प्लस को ग्रहण करेगा, ठीक है, पॉजिटिविटी को ग्रहण करेगा। तो वही सेम प्रकार का जो फार्मूला उसी बेस पे था कि अगर किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो त्यागेगा इलेक्ट्रॉन। धनावेशित क्या करता है, त्यागता है। वोल्टेज का शिखर मान क्या होता है, तो वोल्टेज का शिखर मान 282 वोल्ट होता है। उपरोक्त जनित्र की आवृत्ति क्या होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, 71 नंबर। अगला हम देखते हैं कि परिपथ का धारतीय प्रतिघात क्या होता है। तो परिपथ का धारतीय प्रतिघात जो होता है वो 1000 ओम है। अगला हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कि परिपथ का प्रेरणा प्रतिघात कितना होता है। तो प्रेरणा प्रतिघात जो होता है वो 4000 ओम होता है और परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है वो 5000 ओम होती है। अगला देखते हैं 75 नंबर कि डायोड बल्ब में वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो डायोड जो वाल्व होता है, माफ़ कीजिएगा, जो डायोड वाल्व होता है उसमें वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो प्लेट से तंतु की ओर होती है, ठीक है। और 1 लीटर पानी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 लीटर पानी का द्रव्यमान, इसको आपको रट लेना है, 13.6 किलोग्राम, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला हम देखते हैं कि मान लीजिए समान त्रिज्या के तांबे के 2 गोले हैं जिसमें एक खोखला दूसरा क्या है, ठोस है। एक खोखला दूसरा ठोस है और समान विभव के, ठीक है, समान विभव तक आवेशित होते हैं, समान विभव तक आवेशित किए जाते गए हैं। और कौन से गोले पर अधिक आवेश होगा, तो दोनों पर समान होगा, ठीक। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि खोखला या फिर ठोस होने पर इन पर आवेशों का मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि समान विभव से आवेशित किए गए हैं तो गोले पर, किस गोले पर अधिक आवेश होगा, तो ये सिंपल सी बात है कि इनके खोखले या ठोस होने से कोई भी अभिप्राय नहीं है। इस प्रकार से 2019 में पूछा गया था एक प्रश्न कि एक व्यक्ति जो है वो कार के अंदर बैठा है जिसके ऊपर एक विद्युत का खंभा जो है वो गिर जाता है, तो व्यक्ति पर क्या असर होगा, वो मर जाएगा, उसको करंट लगेगा या फिर उसको कोई असर नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर कोई असर नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 78 क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त ऊष्मा की विमा क्या है। आपने डायमेंशन जो है फार्मूला जो आपने रट रखा होगा 12th में, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो m0 L2T-2, L2T-2 जो है इसका गुप्त ऊष्मा का विमा सूत्र है। अगली हम देखते हैं कि ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा गया। देखिए एक बार पूछा लिया गया था, जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि एक बार पूछा गया था कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि 20 हर्ट्ज से जो कम होते हैं वो क्या होते हैं,
वो क्या होते हैं, अपश्रव्य होते हैं, जिनको एक सामान्य मनुष्य की कान नहीं सुन सकता है। और श्रव्य तरंगे जिन्हें मनुष्य के कान सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का जो है, यानी 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 20 हर्ट्ज से कम है, HZ से कम है, तो क्या होगा, वो अपश्रव्य होगा। अब श्रव्य तरंगे क्या है कि 20 से 20 के, यानी 20,000 हर्ट्ज तक है, तो वो श्रव्य होगा, जिसको मानव कान सुन सकता है। जबकि 20 हर्ट्ज से अगर अधिक होगा तो उसके मनुष्य का कान जो है वो नहीं सुन सकता। जबकि कुछ विशेष जंतु जैसे शेर, चीता, बिल्ली, ये सब जानवर जो है वो सुन सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 80 नंबर की, एक पूर्णतः दृढ़ अर्थात परफेक्टली रिजिड क्षण जो है वो ध्वनि का वेग कितना होगा। एक पूर्णतः जो दृढ़ यानी परफेक्टली रिजिड क्षण है उस पर ध्वनि का वेग कितना होगा, तो अनंत होगा। इस बात को आपको याद रखना है। इसी प्रकार से 81 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ पर, देखिए माफ़ कीजिएगा, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपणता क्षमता जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो जो प्रिज्म की जो वर्ण विक्षेपण की जो क्षमता होती है वो प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। मैं बेसिकली बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब इस पर एक प्रश्न जो है आपतित हो गई, और ये क्या करेगा, ये विक्षेपित कर देगा। किसको विक्षेपित करेगा, तो ये जो है प्रकाश की किरण को विक्षेपित कर देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इसकी विक्षेपण क्षमता किस प्रकार से होगी, ये किस पर डिपेंड करता है कि प्रिज्म किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है। उसी हिसाब से प्रिज्म के विक्षेपण क्षमता भी निर्भर करती है। अगला हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे कि क्राउन, ठीक है, क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्मों में किसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होगी। तो जो फ्लिंट का कांच होगा उसकी विक्षेपण क्षमता अधिक होगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि घनकोण का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक से भी संबंधित कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेरेडियन, कोण का क्या होगा, रेडियन, और घन कोण का क्या होगा, स्टेरेडियन। इसी प्रकार से जो मूल मात्रक है, जो कि 7 मूल मात्रक हैं, ठीक है, जैसे ज्योति तीव्रता का कैंडिला हो गया, समय का सेकंड हो गया। इस प्रकार से आपको वो सातों मूल मात्रकों को जो है मात्रक याद रख लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। और रेडियन, स्टेरेडियन क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। मात्रक है, मूल मात्रक है या फिर क्या है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रकाश तरंगे क्या होती है। तो प्रकाश तरंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2019 में भी पूछा गया था। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगों का आपको एग्जाम्पल बताना है कमेंट बॉक्स में। जो कमेंट करेगा मैं उसको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं लाइक भी करूंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है मतलब कमेंट करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो 100% होता है। मुझे भी खुशी होती है कि हाँ कोई पढ़ रहा है, बंदा सामने पढ़ रहा है, तो उससे आपको भी इन्वॉल्वेशन इसमें होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन पूछूँ तो आपको बताना है, आपको अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण बताना है। अगला हमारा कि विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कार्य क्या करती है, विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है अथवा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। तो देखिए विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि विद्युत मोटर जो होती है वो जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, जो घर में हमने देखा है। अब अगला 86 नंबर हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तब वह कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर है तब वह कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सरदर्द में माथे पर बाम लगाने से आराम मिलता है, किसका उदाहरण है। तो ये वाष्पीकरण का उदाहरण है, ठीक है। जो सरदर्द पे हम बाम लगाते हैं तो ये किसका उदाहरण है, ये वाष्पीकरण का। ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल की चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूँगा कि आपकी जो 12th की किताबें हैं उसमें आप लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं। तो आपके 12th की जो किताबें हैं अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको पूरा का पूरा रट डालिए, ठीक है, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 2-4 दिन जो आपको बचे हैं एग्जामिनेशन को आपको ध्यान रखना है कि उसको रट लेना है। बाकी अगर आपकी बेसिक कंप्लीट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। गलते समय ठोस को दी जाने वाली ऊष्मा को ठोस का ताप क्या होता है, नहीं बढ़ता है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था, इसको हम स्किप करेंगे। अगर आपके समझ में आता है तो डेफिनेटली बताइएगा। यदि चंद्रमा पर बर्फ़ को गर्म किया जाए तो क्या होगा कि सीधे वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। अगर चंद्रमा पर बर्फ़ को गर्म किया जाए तो सीधे वो वाष्प में यानी पानी में नहीं बदलेगा। रबर की तुलना में स्टील क्या है, तो अधिक प्रत्यास्थ है, ठीक है। रबर की तुलना में स्टील क्या है, अधिक प्रत्यास्थ है। इसका रीज़न आपको बताना है कि यदि चंद्रमा पर बर्फ़ को गर्म किया जाए तो वो पानी में क्यों नहीं बदलता। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी इसका ढूंढूं, और मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली अगर ये कोई बताता है तो मैं
पिन जरूर करूँगा, ठीक है। अगला जो है रसायन शास्त्र का है, हमारा यहाँ पे फिजिक्स समाप्त होता है। तो देखते हैं अभिक्रिया जो कि है, आपको अभिक्रिया पढ़ाऊंगे कि A+2B इरिवर्सिबल 2C+D। तो A का जो है 1.1 मोल और B के 2.2 मोल के साथ 1 लीटर फ्लास्क में अभिक्रिया करके C तथा D के 0.2 मोल साम्यावस्था पर उत्पाद के रूप में देते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कितना होगा, ये फार्मूले पर बेस्ड है। तो आप अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0.11, ठीक, इसके गुणा कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए उसी प्रकार से जो इसका आंसर होगा, आंसर जो है वो 0.001 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 92 नंबर की एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया जहां A=B है, 500 सेकेंड में 20% जो है वो पूर्ण हो जाती है। 500 को आप 660 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यह अभिक्रिया कितने समय पूर्ण होगी, तो इसमें आप फार्मूला लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला लगा के आप जब देख लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3000 सेकेंड, ठीक है। 3000 जो है वो उसका सेकेंड आएगा। जो भी आपने उसमें आप 12th की NCERT में या फिर 12th की जो आपने CBSE या फिर UP बोर्ड की जो भी परीक्षाएं में पढ़ा है, ठीक है, उसी सब बेसिस पे आपके रिएक्शंस है। अगर नहीं आता डेफिनेटली आप बताइएगा कि ये नंबर नहीं आया, तो मैं कमेंट्स बॉक्स में क्या करूँगा, उसको पिन कर दूँगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत लगेगा और समय बहुत कम है, तो इस वजह से हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहे हैं। 60 ग्राम NaOH यानी सोडियम ऑक्साइड को, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, NaOH यानी 60 ग्राम NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक जो है वो 21% सल्फ्यूरिक एसिड जो है तथा सल्फ्यूरिक एसिड का भार कितना होगा। तो इसको भी आप जो है फार्मूले के बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है 81.67%, ठीक है। तो इसको भी अगर निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आता तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, पिन कर दूंगा इसका आंसर। इसी प्रकार से अगला पूछा गया है कि किसी अम्लीय जल में 0.5 एम्पियर विद्युत धाराएं 30 मिनट तक गुजारी जाती है और NTP पर उत्पन्न हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। हाइड्रोजन के लिए Z का मान दिया है 0.0001, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया कि हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा और एम्पियर दिया गया है और यानी T दिया गया है आपको, ठीक है, और C दिया गया है, यानी करंट आपको पता है और T पता है, उसी के बेस पे आपको आयतन ज्ञात करना है NTP पर, ठीक है। जबकि Z का मान भी दिया गया है जिसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.1008, ठीक है, लीटर। इस हिसाब से अगला हम देखते हैं 95 नंबर की एक विलियन में जल जो है वो 25% और इथेनॉल 25% तथा एसिटिक एसिड जो है यानी एसिटिक अम्ल जो है वो 50% होते हैं। तो एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज कितना होगा। तो मोल प्रभाज का जो आपने सूत्र पढ़ा है 12th में, उसी के हिसाब से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 95 जो है वो 95 का C ऑप्शन सही होगा, यानी 0.3, ठीक है। आप निकालेंगे जब मोल प्रभाज का सूत्र इसमें लगाएंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किसी पदार्थ में मोल या फिर उस मिश्रण में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उस मिश्रण में उपस्थित सभी मोलों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो मोल प्रभाज कहते हैं। ये परिभाषा थी, हमने पढ़ा था, जिसको यक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। 12th की केमिस्ट्री में हमने पढ़ा भी है। तो क्या है कि मोल ऑफ द, ठीक है, मोल ऑफ द थिंग्स यानी पदार्थ का जो मोल संख्या है प्लस टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो इसकी जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाव, जिसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता तो डेफिनेटली हम बताएंगे। अगला है कि FeE क्रिस्टल वाला एक परमाणु का घनत्व, FeE वाला क्रिस्टल वाला एक परमाणु का घनत्व और एक एकांक सेल की कोर 100 pm है और 100 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करने पर जो आएगा वो आएगा 4 × 10⁻31 परमाणु, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर क्या है कि 64 ग्राम यानी 64 ग्राम यौगिक में 24 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है तथा शेष जो है वो ऑक्सीजन है। तो यौगिक का मूलानुपात क्या होगा, यौगिक का, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती होता क्या है। तो मूलानुपाती बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में यह बताता है कि किसी भी पदार्थ के अणुओं में कौन कौन से परमाणु हैं तथा उन परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या है, यह मूलानुपाती सूत्र बताता है, जो कि परिभाषा है, ठीक है। तो इसकी भी बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। जैसे बात किया जाए हेक्सेन की, तो हेक्सेन का जो प्रायोगिक सूत्र है वो C7H7 है। जबकि उसके अणुसूत्रों की बात किया जाए,
तो उसके अणुसूत्रों की बात किया जाए तो C6H14 है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जो कि आपने पढ़ा भी होगा। इसी हिसाब से अगला हम देखते हैं 98 नंबर के, एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब जो है वो 200 ग्राम mmHg है और समान ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में 2 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस से युक्त विलयन का वाष्प दाब जो है वो 195 mmHg है। तो ठोस का अणुभार क्या होगा? तो वही सिंपल से परिभाषा है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, जो इसका आंसर है वो है 80, ठीक है। तो जो ठोस का अणुभार कितना होगा? 80 होगा। अगला हम देखते हैं इसी हिसाब से कि परिष्कृत NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.311 ग्राम को जल में विलय करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए 0.122 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के 46.1 मिलीलीटर की आवश्यकता होती है। तो नमूने में NaOH का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है। तो ये भी जो आपने केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट का, यूपी बोर्ड वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ा था। तो NaOH का जो 0.311 ग्राम को जल में अगर विलय कर दिया जाए तो उसमें बता रहा है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड उदासीन करने के लिए 0.122 N जो है वो H2SO4 के 46.1 मिलीलीटर की आवश्यकता होती है। तो नमूने में NaOH की आपको प्रतिशतता ज्ञात करनी है। फार्मूले के बेस पे ये भी निकाला जा सकता है। हालांकि इतने टफ जो क्वेश्चन जो है पहले जो है क्या होता था, न्यूमेरिकल पूछे जाते थे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नॉर्मल बेसिस पे आते हैं और बड़ी आसानी से आप लोग टैकल कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको जब 2019 का पेपर देखेंगे तो उसमें साफ साफ जो है आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि ये भी देखना क्योंकि इसमें संबंधित जो है प्रश्न डेफिनेटली आएंगे, 100% आएंगे और पैटर्न तो आपको यही लेके चलना है, ठीक है। टफ पैटर्न लेके चलेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे तो आप टैकल करने में क्या होगी? आसानी होगी। इसी हिसाब से अगला हमारा जो 100 नंबर क्वेश्चन है कि 25 मिलीलीटर जलीय विलयन जिसकी pH जो मान है वो 10.65 है को उत्पन्न करने के लिए CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोलों की विलय किया जाएगा? तो मोलों की संख्या आपको यहाँ पे किसका ज्ञात करना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और जबकि इसका जो 25 मिलीलीटर जलीय विलयन की जो pH मान भी दे रखा है, ठीक है, 10.65। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 0.56 × 10⁻⁴ मोल, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर आपकी डिमांड आती है तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग यहाँ पे अगर जो सॉल्व कर ले रहा है, क्योंकि मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आता तो डेफिनेटली मैं क्या कोशिश करूँगा कि इसका एक अलग से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इस वजह से। 101 नंबर है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जो है वो अज्ञात है, ठीक है। ज्ञात यौगिक अभी तक 118 हैं, जो कि आपको पता होगा। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक आपने पढ़ रखा होगा क्या? तो इस तरीके से, ठीक है, सूत्रों के माध्यम से भी समझ लिया होगा कि हेलिना की डबली सस्ती फ्री, जैसे S ब्लॉक का जो है हेलिना, ठीक है, की रबरी बड़ा रूबिडियम सस्ती CS फ्री फ्रांसियम। तो ये क्या है? S ब्लॉक के तत्व हो गए। और इसी प्रकार से आपने अधिक प्रकार का पढ़ा होगा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस प्रकार से काशी गंगा गोमती, इस प्रकार से आपने पूरा पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल है उससे संबंधित तो क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, 5 या 6 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। मान के चलिए जो सिंपल पैटर्न के पेपर होते हैं, क्योंकि आपने अगर इसे तैयार किया है तो डेफिनेटली आपके 20 या 25 नंबर कहीं नहीं गए, तो उसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, 101 नंबर अभी तक हमने नहीं देखा। तो ये जो है NCl5 जो है ये अभी तक अज्ञात है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा 101 का डी हमारा सही होगा। इसी प्रकार से 102 नंबर देखते हैं, ठीक है। 102 नंबर क्या है कि तत्व A, B तथा C के परमाणु क्रमांक क्या है? क्रमशः Z तथा 1 है। Z1 तथा Z+2। B एक उत्कृष्ट गैस है जिसके परमाणु क्रमांक क्या है? 18 है। A तथा C के बीच बने यौगिकों के बंधन क्या होंगे? इसको थोड़ा सा आप ट्रिकी है, तो इसको जो बंधन इसके बीच की जो बनेगा वो क्या होगा? आयनिक होगा। क्यों? क्योंकि ये उत्कृष्ट है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में जो परमाणु संख्या आपने देखा भी है 18 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर कोशों को संख्या बढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा, 2 8 8 8, ठीक है। कोशों की संख्या जो है भर जाएगी, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आयनिक बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अगला हमारा 103 नंबर है। 103 नंबर को देख लेते हैं कि निम्न में से जल में सर्वाधिक विलेय यौगिक कौन सा है? तो LiF यानी लिथियम फ्लोराइड जो है वो जल में सर्वाधिक विलेय यौगिक है, ठीक है, LiF, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 104 नंबर देखते हैं। 104 नंबर हमारा क्या है? 104 नंबर कह रहा है कि निम्न कार्बोनेटों में सबसे अस्थायी कार्बोनेट कौन सा है? तो निम्न कार्बोनेटों में सबसे अस्थायी कार्बोनेट जो है वो K2CO3 है, ठीक है, K2CO3।
देखिए पोटेशियम कार्बोनेट, जो पोटेशियम कार्बोनेट है आपका, वो सबसे अस्थाई कार्बोनेट है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये तो सिंपल सी है, रटने वाली बात है। 105 माफ़ कीजिएगा, रटने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे जब K2 और CO2 का बैलेंस जब यहाँ पे इक्वल करेंगे तो ये जो है अस्थाई क्षेत्र में आता है, ठीक है। केमिस्ट्री में रटा नहीं जाता, समझा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें। 105 नंबर हो गया हमारा। 105 नंबर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा जब n क्रमशः 3 और 5 है, ठीक है। आपका क्या पूछा है कि बोर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, जो कि आप फार्मूले पर रख कर निकाल लेंगे, और इनके n का मान दिया गया है, ठीक है। इनके n का मान जो है वो, तो 105 नंबर का जो बी हमारा होगा, यानी 9:25 जो इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6000 एंगस्ट्रॉम फोटान की ऊर्जा जूल में क्या होगी। आपको इसको जूल में कन्वर्ट कर देना है। आपको बता दिया जाता है कि देखिए जो इसका फार्मूला होता है Hc/λ, ठीक है, E = Hc/λ, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। तो Hc/λ का मान निकाल के जो है हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। E = Hc/λ पे ये सूत्र जो है वो आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो 107 नंबर हमारा है। अगला क्वेश्चन जो है 107 नंबर हम देखते हैं। तो 107 नंबर पर क्या पूछा गया है कि किस समूह में n+1 का मान समान है, ठीक है। किस समूह में, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें n+1 का मान जो है वो समान है। तो ये जो है ये है तीनों, ठीक है, यानी 4f 5d 7s और 5s 8s 7p जूल और 3d 4p और 5s में n+1 का मान जो है समान है, ठीक है। आपने इस तरह से देखा होगा 1s 2s, ठीक है, 2p। तो ये जो फार्मूला आपने ये चीज़ें बनाई थी, वही चीज़ें हैं कि समूह में n+1 का जो मान समान होता है वो 5f 5d 7s 5f 8s 7p और 3d 4p और 5s में n+1 का मान जो होता है वो समान होता है। इसी हिसाब से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि C-C बंध लंबाई जो है, लंबाई दी गई है, एक बंध है जिसकी लंबाई है 1.54 एंगस्ट्रॉम तथा B- B, माफ़ कीजिएगा, B और B के बंध जो है बॉन्ड है उसकी जो लंबाई है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। अब C तथा B की विद्युत जो है ऋणताएँ क्रमशः 2 और 3 है। जो B और C की जो ऋणताएँ हैं, यानी B की जो है वो 2 है और C की, माफ़ कीजिएगा, C की जो है वो 2 है, वो B और B की जो है ऋणताएँ वो 3 है। तो C-B बंध की लंबाई की आपको गणना करनी है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.18 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो सही है इसका सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 50 लीटर के पात्र में 40 अणु जो है वो ऑक्सीजन के उपस्थित है और ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा। तो आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे जो फार्मूला है, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान का जो ज्ञात करने का फार्मूला है, तो उसको आप लोग देख भी सकते हैं कि ए के मोलों की कुल संख्या आपको यहाँ लिखनी है, साथ ही साथ में मिश्रण के मोलों की संख्या जो उसके बटे में लिख देनी है, तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको देखनी है, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा, इसके बाद 1 बचेगा तो 8 5 40, ठीक है, तो 0.8 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 8 5 जा 40 होता है, तो 5 8 जा जो है 40 होता है, तो 0.8 जो है आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसी फॉर्मूले पर रख के। 110 नंबर देखते हैं कि कौन से लवण में जलीय विलयन की pH न्यूनतम होगी। ऐसा कौन सा जो है लवण जो साल्टिक जो है सॉल्यूशन है जिसके जलीय विलयन में pH का मान जो होगा वो क्या होगा, वो न्यूनतम होगा। तो 110 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 110 नंबर का जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी जो है वो सही होगा, यानी NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड में जो है वो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में pH का मान जो है वो न्यूनतम होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो MOH2 हाइड्रोक्साइड का विलयन गुणनफल जो है वो 10⁻⁻14 है। तो यदि NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 10% वियोजन होता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 0.1 मोल विलयन में m⁻+2 की सांद्रता क्या होगी। तो आपको m+2 की जो है सांद्रता याद करनी है। तो 111 नंबर का जो है इसका जो आंसर आएगा वो डिवाइड कर देंगे हम, और 10% है 10/100 कर देंगे, जिससे यहाँ पे सांद्रता जो है वो 10 की पावर यहाँ पे कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल आएगा वो 10⁻⁻10 होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 जो है वो कट जाएगा 2 से, तो 2 शून्य 14 में से 2 गए, 14 में से 4 गए, यहाँ पे वापस कर लेंगे। अगला हमारा है कि 112 नंबर क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा है
कि Na2S4O6 में यस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपका इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन आप बना लेंगे 2 + 4x - 12। ठीक है, इससे इक्वेशन बना लेंगे। इसके बाद 2 में से 12 में से 2 घट जाएगा, 10 बचेगा, 4x - 10 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 10/4 यानी 5.2 या फिर 2.5 जो इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो की क्रिया है आपने समझी भी हो, तो इसका जो आंसर होगा वो 2.5 होगा। 2.5 जो इसका आंसर होगा वो सही होगा। इसी हिसाब से 113 देखते हैं, यानी 113 नंबर देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 का एक अणु पूर्णतः अपचयित होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक अणु पूर्णतः अपचयित होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसका जो आंसर है वो फाइनली आंसर निकल के आएगा 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण करता है। ठीक है, आप जब इसका इक्विवेलेंस करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। अगला हम देखते हैं कि N/14 क्या है कि N/10 जो है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के 20 मिलीलीटर को N/13 बनाने के लिए कितना जल मिलाना होगा। तो वही सेम जो है सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन था दूसरे का पहला चैप्टर जो है यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो 114 नंबर का अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे 40 मिलीलीटर जो है आवश्यकता होगी। ठीक है, झाग प्लवन विधि यानी जो है फ्लोटेशन प्रोसेस में अयस्क के कण तैरते हैं, क्यों तैरते हैं इसका आपको रीज़न बताना है। तो ये जो रीज़न है इसका रीज़न क्या है, ये जल के क्या होते हैं, प्रतिकर्षी होते हैं, जिस कारण ये जल की सतह पर तैरते हैं। जो झाग प्लवन विधि होती है यानी फ्लोटेशन प्रोसेस होता है उसमें अयस्क के कण तैरते रहते हैं क्योंकि ये जल प्रतिकर्षी होते हैं। इसी हिसाब से अगर 116 देखा जाए यानी 116 नंबर अपना देखते हैं तो 116 नंबर में क्या है कि कोई 4 तत्व A B C तथा D के ऑक्सीजन विभव क्रमशः जो है वो 1.36 और -0.24 तथा 0 व -1.34 है। तो इनमें से प्रबलतम अपचायक कौन सा है। तो इसमें से प्रबलतम अपचायक कौन सा है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसका ऑक्सीजन विभव ज़्यादा होगा उसकी प्रबलतम अपचायक का भी ज़्यादा होगा। तो इसकी प्रबलतम संख्या अगर देखा जाए तो 1.36 जो कि इसकी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसके जो प्रबलतम अपचायक है ये भी ज़्यादा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अगला देखते हैं कि आइसोपेटेंट का अगला हमारा है 117 नंबर। 117 नंबर क्या पूछा गया है कि आइसोपेटेंट में तृतीय कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो आइसोपेटेंट में तृतीय कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आइसोपेटेंट में जो है तृतीय कार्बन परमाणु की संख्या जो होती है वो 1 होती है। OCH सिंगल बॉन्ड CH का IUPAC नेम का होगा। ठीक है, OCH सिंगल बॉन्ड CN का IUPAC नेम आपका पूछा है। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इंतजार करूंगा कि आप लोग डेफिनेटली ये चीज़ें बताएंगे। तो देखिए OCH सिंगल बॉन्ड CN का IUPAC नाम क्या होता है, तो ये होता है ऑक्सोएथेन नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल जो है ऑक्सोएथेन नाइट्राइल इसका जो होता है IUPAC नेम होता है। 118 का जो हमारा D होगा वो सही होगा। 119 नंबर देखते हैं कि यदि किसी यौगिक में 3 CHO ठीक है एल्डिहाइड समूह हो तो सही अनुलग्न क्या होगा, कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोएल्डिहाइड अगर किसी भी यौगिक में अगर 3 CHO यानी एल्डिहाइड समूह लगे हैं तो उसका अनुलग्न क्या होगा, कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, जो आप नाम लिखते हैं नामकरण करते हैं उसमें। इसी प्रकार से अगला हमारा है कि मिर्बेन का तेल यानी ऑयल ऑफ मिर्बेन किसे कहते हैं। मिर्बेन का तेल किसे कहते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं, मिर्बेन का तेल कहते हैं। इसी हिसाब से AS2S3 का अस्कंदित यानी कोएगुलेट करने की अधिकतम क्षमता क्या है। ठीक है, तो इसकी कोएगुलेट जो करने की अधिकतम क्षमता जो है वो क्या है, वो है ALC जो है। तो देखिए कि AS2S3 के अस्कंदित यानी को एगुलेट करने की जो अधिकतम संख्या है वो क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड तक ये अधिकतम जो है को एगुलेट यानी स्कंदित कर सकता है। केओलिन का चीनी मिट्टी क्या है, आपको चीनी मिट्टी का बेसिकली यहाँ पे जो परमाणु संख्या होती है माफ़ कीजिएगा जो उसकी रासायनिक संरचना होती है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो कोयलिन यानी चीनी मिट्टी का जो सूत्र होता है वो आपसे पूछा गया है। तो 122 नंबर का जो है Al2O3
2SiO2.2H2O जो इसका होता है वो चीनी मिट्टी का फार्मूला होता है। वहीं अगला नंबर देखा जाए तो 123 नंबर है कि HCP में धातु का कार्बन नंबर कितना होगा। ठीक है, HCP में सी नंबर होता है, उसका मान कितना होता है, तो उसका जो मान होता है वो होता है 12। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है कि C6H6O2 के अपचयन पर एक एल्कोहल C3H8O प्राप्त होता है। एल्कोहल कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है या असंतृप्त है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है, ये कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल है। इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा है। प्रतिचुंबकीय और अन्य में अंतर क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 125 नंबर हम देख लेते हैं, तो ये Sc स्कैंडियम जो 3 पॉजिटिव होता है वो प्रतिचुंबकीय आयन होता है। चींटी से प्राप्त अम्ल का नाम क्या है, चींटी से प्राप्त अम्ल का नाम क्या है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 126 नंबर हम बात किया जाए तो 126 का ए यानी फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के अम्ल में प्राप्त होता है। अगला नाम देख लेते हैं, अगला जो हमारा है कि ऑक्सैलिक क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है। ऑक्सैलिक क्लोराइड का IUPAC नाम आपसे पूछा गया है, तो क्या है, एथियन डाइआयल क्लोराइड। ठीक है, एथियन डाइआयल क्लोराइड। इसी हिसाब से 128 नंबर है कि एक एल्काइड हैलाइड की सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है। यानी एक एल्काइड हैलाइड है और उसको जो अभिक्रिया है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराई जा रही है, तो उसके पश्चात क्या मिलेगा, तो उसके पश्चात हमें थायोल मिलेगा। अगला नंबर देखते हैं, 129 नंबर है कि CH3CH2 यानी C2H6OH जिसे हम क्या कहेंगे, तो इसको हम एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, एक कार्बन है तो मेथेनॉल होगा, मेथेथ इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, तो OH ग्रुप लगाया तो ऑल हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है कि मेथेनॉल को माफ़ कीजिएगा, एथेनॉल को CH3CH2 यानी C2H5COOH। ठीक है, COOH का जो ग्रुप जो लगा है, तो जो देखिए प्रोपायोनिक एसिड में निम्न में से किस अभिकर्मक के द्वारा बदला जा सकता है। यानी एथेनॉल को प्रोपायोनिक एसिड में किस अभिकर्मक के द्वारा बदला जा सकता है, तो आपको अभिकर्मक यहाँ पे पूछ लिया है। तो 129 का नंबर जो है, ये चीज़ें तो आपको जब आपने पढ़ी होंगी, रटी होंगी, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। HCl PCl3 और H+ जो कि अभी आप रिएक्शन किए होंगे तो आपको पता होगा जो अभिकर्मक है। ठीक है, अगला 130 नंबर जो कि लास्ट है कि निम्न में से किस गैसों का मिश्रण जो है वो अस्थमा मरीजों को दिया जाता है। एक अस्थमा मरीजों को जो है वो O2 और यानी ऑक्सीजन और हीलियम का जो गैसों का जो मिश्रण होता है वो अस्थमा मरीजों को दिया जाता है। इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन देखते हैं जो गणित का होगा। तो यदि किसी चतुर्भुज के शीर्ष A जो है वो 1 + 2i, B जो है -3 + i, C का मान जो है वो -2 -3i तथा D का मान जो है वो है 2 - 2i, तो चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज कौन सा है, तो वर्ग है। ठीक है, कैसे वर्ग होगा, जब इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, वो आप फार्मूले के बेस पे निकाल सकते हैं। 132 नंबर है, यदि Z1 = 10 + 6i, Z2 = 4 + 6i तथा Z एक ऐसी सम्मिश्र संख्याएं हो। आप देखिए, अगर आप लोग मैथ लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर बायोलॉजी लिए तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप करिए, आगे बायोलॉजी का भी पोर्शन है। ठीक है, यदि Z1 का = 10 है और Z1 जो = बराबर क्या है 10 + 6i, Z2 बराबर है 4 + 6i तथा Z एक ऐसी सम्मिश्र संख्याएं हो कि Z - Z2 अपान Z - Z2 का गुणांक जो है वो π/4 हो, तो Z - 7 - 9i बराबर किसके होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन पूरा है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आंसर C आएगा, यानी 3/√2 इसका जो आंसर आएगा वो सही होगा। इसी हिसाब से अगला हम देखते हैं कि यदि 1 - 1 की पावर n = 2 की पावर n, तो n किसके बराबर होगा। तो ये इक्वेशन को समान कर देंगे तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसी हिसाब से अगले देखा जाए तो Z यहाँ पे है Z1 Z2 और Z3 उस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जो वृत्त Z = 2 के अंतर्गत बना है। यदि Z1 = 1 + i/√3, तब Z2 और Z3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो Z2 का मान जो होगा -2 और Z3 का मान जो होगा 1 - i/√3, ये Z3 का मान होगा। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ्स में। यदि समीकरण x - ax - b तथा -k = 0 के मूल c और d हों तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण x - c x - d + k = 0 के मूल होंगे। तो ये इसका वैल्यूएशन क्या आएगा, इसका वैल्यूएशन क्या आएगा, 135 नंबर का हम देखते हैं, तो ये c आएगा, a और b।
आप उसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, वहाँ पे सॉल्व नहीं करिएगा, जो मेन चीज़ें जो पूछी गई हैं ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख के लगाइएगा। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो तो b3 प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो 136 नंबर है, जब आप इसको इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 136 नंबर का ए यानी 3ABC आंसर आएगा इसका। इसी हिसाब से 137 नंबर देखते हैं कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए प्लस 0 एक उभयनिष्ठ मूल रखते हो तो a प्लस बी का संख्यात्मक मान आपसे पूछा गया है। तो संख्यात्मक मान क्या होगा, वो होगा -1। इसी हिसाब से सिद्ध करना है आपको कि x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस, माफ़ कीजिएगा, एक कोष्टक में x माइनस ए, दूसरे कोष्टक में x माइनस बी, प्लस फिर क्या है कि एक कोष्टक में x माइनस बी और दूसरे कोष्टक में x माइनस सी, प्लस x माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि क्या हो, इसमें क्या बराबर हो कि इनके मूल बराबर हो जाएंगे। तो यदि ये प्लस बी बराबर सी हो जाए तो इनके मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी परिभाषा है जो कि छोटा सा वहीं कट करके यहाँ पे दे दिया गया है। 139 नंबर बात करते हैं। 139 नंबर क्या है कि ABC वास्तविक संख्या है और a डज नॉट इक्वल टू 0 यदि a स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक अल्फ़ा और a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 का एक मूल बीटा है तो 0 इज़ लेस देन अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। तो समीकरण ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इक्वल टू 0 एक मूल गामा ऐसा जो सदैव होगा, का एक मूल जो है वो गामा होगा। ऐसा कब होगा, जब सदैव क्या होगा, जब सदैव क्या होगा कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में स्थित होगा। गामा क्या होगा कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में स्थित होगा, तब ये स्थिति बनेगी 0 इज़ लेस देन अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, ठीक है, ये आपको समझना है। इसी हिसाब से 140 नंबर देखते हैं। 140 नंबर क्या हमारा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में a इक्वल टू 6 दिया है, b इक्वल टू 3 दिया है और cos a माइनस बी इक्वल टू 4/5, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये सिंपल जो फार्मूले के बेस पे आप रख के याद कर सकते हैं, तो 9 वर्ग इकाई होगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलते हैं डिमांड आती है तो मैं एक जो वीडियो का इसका सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन भी प्राप्त करा दूंगा, ठीक है। अलग से इसका एक मैराथन क्लास चल जाएगी जिसमें 2 या 4 घंटों का जो मैराथन क्लास चलेगी उसमें हम मैथ को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल m रेशियो n के अनुपात में हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो है कंडीशन पूछी गई है, तो आपके क्या होगा कि यम एन बी स्क्वायर इक्वल टू यम कोष्टक में यम प्लस एन इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा, एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। इसी हिसाब से 142 क्या है कि किसी संख्या श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद यन है और यनवा पद यम है, तो सिद्ध कीजिए इसका पीवा पद जो पी है वो क्या होगा, यम प्लस यनवा पद होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आपको सिद्ध नहीं करने लग जाना है, सिंपल सा आपका दिमाग दौड़ाना है। और जो 142 नंबर का है वो 142 नंबर का क्या है, ए जो होगा यम प्लस एन माइनस पी और दूसरा क्या होगा 0, ठीक है। इसी हिसाब से 143 एक से 100 तक उन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 2 और 5 से विभाज्य हो। तो इसका भी सिंपल सी परिभाषा होती है, पर जो सूत्र होता है इंटरनेट पे कई सूत्र पड़े हैं, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हालांकि अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वो जो है वो 3050 होगा, ठीक है, उनका जो पूर्णांकों का योग होगा वो 3050 होगा। इसी तरह 144 देखते हैं कि यदि 2 दी हुई संख्याओं के बीच एक समांतर संख्या a तथा दूसरी गुणोत्तर जो माध्यम है वो p और q निवेशित किए जाए तो दिखाइए कि p क्यूब प्लस q क्यूब किसके बराबर होगा, ठीक है। तो p क्यूब प्लस q क्यूब बराबर किसके बराबर होगा, तो वो होगा 2ap के, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब अगला क्या है 45 नंबर है 145 की, क्या एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी विद्यमान है जिसमें 3 पद 27, 8, 12 सम्मिलित हो, यदि यह विद्यमान है तो ऐसी कितनी श्रेणियां असंभव है, ठीक है। श्रेणी से संबंधित जो कि आपको प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा अपरिमित श्रेणियां जो है विद्यमान है। ऐसे क्षेत्रों में अगर आप देखें ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर जो होता है इनफाइनाइट ही होता है। यदि ABC सब अलग अलग एवं धनात्मक हो तथा या तो समांतर श्रेणी में या फिर गुणोत्तर श्रेणी में या फिर
तो क्या है कि तो n एक धन पूर्णांक हो तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करो। इससे सिद्ध क्या होगा, 146 का जो आंसर है, 146 का जो है a की पावर n प्लस c की पावर n इज़ ग्रेटर देन 2b की पावर n। एक वर्णमाला के 10 भिन्न भिन्न अक्षर दिए हुए हैं, इनमें से 5 अक्षरों वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे शब्दों की संख्या जिनमें एक अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे शब्दों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी, जिसमें इसका आंसर आएगा 69,760। इसी प्रकार से अगला देखते हैं कि यदि एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी और एक अतोत्तर श्रेणी के पहला और 2n-1वां पद बराबर है तो उनके n वें पद क्रमशः a b c हैं, तो क्या होगा। ये भी श्रेणी से संबंधित जो कि इस बार प्रश्न ज़्यादा पूछ लिया गया था। तो 148 जो है वो हो जाएगा a इज़ ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c। अब देखिए जो कि इस बार के क्वेश्चन का जो ट्रेंड आता है वो क्या होता है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th की आप अगर अभ्यास जो है लास्ट में दिया रहता है, अगर आप उसको भी सॉल्व कर लिया जाए तो सिंपल सी बात है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे √3 कॉसेक 20 माइनस सेक 20 का मान क्या ज्ञात होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 149 का, तो 149 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी 4 इसका मान आएगा। ठीक है, इसका मान जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, 149 का सी। इसी हिसाब से अगर 150 देखें तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तब क्या होगा। तब 2 इज़ लेस देन r इज़ लेस देन 8 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे वो चीज़ें होंगी। सोल्यूशन में इसका हो सकेगा तो आपको PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप सोल्यूशन से अगर नहीं आता है, जो क्वेश्चन जो नहीं आते हैं सोल्यूशन भी देख सकते हैं। 0 से 9 तक आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 0 से 9 तक के अंकों में कितनी 9 अंकीय संख्याएँ बनाई जा सकती है, जबकि प्रत्येक संख्या में भिन्न भिन्न अंक हो। ठीक है, प्रत्येक 4 संख्या में क्या हो, भिन्न भिन्न अंक हो। तो 151 का ऐसे क्वेश्चन आपको मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली सोचता हूँ कि ऐसे स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। तो आप लोगों को अगर चीज़ें पता होंगी तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अंधाधुंध लगाएंगे तो ये गलती चले जाएगा। तो 151 का जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंक 1 2 3 4 3 2 1 के प्रयोग से ऐसी केवल कितनी संख्याएँ सदैव विषम स्थानों पर आती हैं। तो ये भी जो कि ट्रिकी था उस समय का। ठीक है, तो 118 संख्या जो होती है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 18 संख्या आएंगी जो विषम पदों पर आएंगी, प्रत्येक 4 विषम पद पर। पूर्णांक 240 के 4n + 2 n इज़ ग्रेटर देन 0 के रूप में भाजकों यानी डिवीज़र की संख्या कितनी होगी। तो 153 का देख लेते हैं। तो 153 का जो ऑप्शन ए होगा, यानी 4 विभाजक ऐसे होंगे जो कि संख्या होगी। इसकी प्रकार से 154 का देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC प्लस और CA पर क्रमशः 3 4 और 5 के अंतर्गत बिंदु यानी इंटीरियर पॉइंट स्थित है। उन त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को शीर्ष बिंदु यानी वर्टिसाइज लेने पर रचना की जा सकती है। तो ये भी जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, मैथ्स का जो लास्ट चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है। तो 154 का जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, नहीं 205 जिसका आंसर आएगा। इसी हिसाब से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 16 व्यक्तियों को एक चाय पार्टी के लिए एक लंबी मेज के दोनों तरफ 8-8 कुर्सियों पर व्यवस्थित करना है। 4 व्यक्ति मेज के एक तरफ और 2 व्यक्ति दूसरी तरफ बैठने के इच्छुक हैं। कितने प्रकार से इनको जो है व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सिंपल जो है वो देखिए, आप गुणा करने की जो प्रक्रिया है आपने अगर पढ़ा होगा मैथ्स में। हालांकि अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ट्रेंडिंग में नहीं चल रहे हैं। इंटीग्रेशन डेरिवेशन के शब्द जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी हम इसके बाद जो है 2019 का भी पेपर देखेंगे जिसमें आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो 155 नंबर देख लेते हैं। 155 का जो हमारा है जो ऑप्शन जो होगा वो है ए सही होगा, यानी 34139750400 ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी हिसाब से अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कि इमसेट। आप चिंता मत कीजिएगा, कई इसमें जो है बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप लोगों को समझना है कि जो है टॉपिक हर टॉपिक से पूछा जाता है। मैथ्स का जो 12th आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिकों में से कोई भी टॉपिक लगभग नहीं छूटता है, सभी टॉपिक लगभग पूछ लिए जाते हैं। इस वजह से आपको ध्यान देना है। लेकिन जो लेवल होता है वो मीडियम नहीं लो होता है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है पढ़ाई किए 2019 का सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन के साथ में।
इम सेट के सभी अक्षरों सभी संभव विधियों से जो है विनियमित किए जाएं तो ऐसे विन्यासों की संख्या जिनमें दोनों स्वर कभी एक दूसरे के पास नहीं होंगे। इसमें दो स्वर कौन से हैं, ई और ए दोनों। इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि दोनों स्वर जो है वो आपस में आसपास ना रहें। तो 156 नंबर जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो सी ऑप्शन सही आएगा, यानी 72 बार। इसकी संख्याएँ कितनी है, 2 4 6, ठीक है। तो 4 गुणे 6 4 5, 4 गुणे 3 गुणे 2, इस प्रकार से जो आपके प्रश्न होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 7 की पावर 2n प्लस 2n की पावर माइनस n, दूसरे कोष्टक बंद 3 की पावर n माइनस 1 विभाजित संख्या बताइए जबकि n बिलोंग्स टू n माइनस कितना होगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो 157 यानी ये 157 का जो आंसर होगा 157 का ए ऑप्शन यानी 25 इसका सही होगा। इसी हिसाब से 158 का देखते हैं। 158 है कि यदि 1 प्लस एक्स की पावर 15 के प्रसार में 2r प्लस 3 वे तथा r माइनस 1 वे पद को गुणांक बराबर हो तो r का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको r का मान ज्ञात करना है। तो r का जो मान होगा वो होगा 5। यदि x प्लस a की पावर n के विस्तार में विषम पदों का योग a तथा सम पदों का योग b हो तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर n का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपको 159 का जो आंसर होगा वो b होगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका मान होगा। इसी हिसाब से अगला हम देख लेते हैं कि 160 नंबर की √2 एक कोष्टक में √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस 2 माइनस 1 की पावर 6 का मान क्या होगा, ये भी आपको सॉल्व करना था। तो 160 का जो आंसर आ जाएगा, 160 का जो आंसर है वो ए है 198। इसी हिसाब से 2 इंटू 2 गुणे 2 बटा 3 प्लस 3 गुणे 10 बटा 2 गुणे 2 के विस्तार पद क्या है। विस्तार पद आपको बताना था 161 का। तो 161 का जो आंसर होगा बी वो सही होगा, 252 इसका विस्तार पद होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 162 नंबर क्वेश्चन है। 162 नंबर बात कर लेते हैं कि यदि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू C0 प्लस सी आर एक्स प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 CN एक्स की पावर n है तो सी स्क्वायर 0 प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर 3 सी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी स्क्वायर 3 प्लस डॉट 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 सी की पावर सी स्क्वायर n का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन था। तो 162 नंबर का जो ए होगा, देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा डेफिनेटली आप हमसे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में जो है एक सोल्यूशन इसका मैराथन क्लास चलाऊँ, लेकिन ये आपके डिमांड पे डिपेंड करता है। अगला हमारा 163 नंबर क्या है कि यदि जो है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 CN तो C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट 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 NCN का मान क्या होगा। तो NCN का मान जो होगा वो n होगा, n इंटू 2n की पावर -1। ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। 164 नंबर देखते हैं। 164 नंबर हमारा क्या है कि a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो थीटे के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या होगा। तो 164 नंबर है, थीटे के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, 3/4 इज़ ग्रेटर देन a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 1। ठीक है, इस प्रकार से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 165 देख लेते हैं। 165 क्या है कि यक्स के सबसे छोटे धनात्मक मान यानी डिग्री निर्धारित कीजिए जिसके लिए tan यक्स प्लस 100 डिग्री प्लस tan यक्स की पावर यक्स प्लस 50 और tan इक्वल टू माफ़ कीजिएगा यक्स के सबसे छोटे धनात्मक मान यानी डिग्री में निर्धारित कीजिए जिसके लिए tan यक्स प्लस 100 प्लस tan यक्स प्लस 50 tan यक्स माइनस 50 किसके बराबर होगा। तो 165 का जो इसका आंसर है वो है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इसका आंसर होगा। अगला हम इसी प्रकार से देख ले हैं कि 166 नंबर क्या है कि अंतराल 0 और 2 पाई में स्थित समीकरण tan x प्लस sec x प्लस 2 cos x में हलों की कितनी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो 2 संख्या होगी। त्रिभुज ABC इस प्रकार है, साइन 2a प्लस बी इक्वल टू साइन c माइनस ए इक्वल टू माइनस साइन b प्लस 2c इक्वल टू 1/2। यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो AB और C का मान ज्ञात करना है आपको। 167 का जो है C है यानी 45 डिग्री यहाँ का, इसका जो इसका टोटल आंसर आएगा।
अगला हम देखते हैं 168 नंबर है। 168 क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसका सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दोगुना है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 4, 5 और 6 होंगी। इसी हिसाब से अगला देखा जाए 169 की रेखा x + y = 0, 3x + y = 4 और x + 3y = 4 से बना है, तो त्रिभुज कौन सा होगा? तो 169 = जो त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु होगा। 170 देख लेते हैं। तो 170 है कि समाकलन जो है अचरांक का कौन सा मान x = 0 पर sin 3x cos 5x के समाकलन को शून्य कर देगा 3/13 मान पे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मैथ्स का समाप्त होता है। ज्योग्राफी का जो होगा, अब ज्योग्राफी मैथ वाले यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का एक बार देख लेते हैं जैसे इस चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आपकी डिमांड के अनुसार जो है ये वीडियो बनाया जाएगा। जैसा आप कहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ कहते हैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ में बनाया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि इसी प्रकार से सेशन चलता है तो इसी प्रकार से चलेगा। यदि आपको कोई और दिक्कत है, क्वेरी है, तो आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं। मैं बता दूं साथ ही साथ में, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी जानकारी तुरंत के तुरंत दे दी जाएगी। टेलीग्राम से आपको जो है PDF का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। इसके बाद साथ ही साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं। वूनर ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती है? तो वूनर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो कहाँ पर स्थित होती है? तो ड्यूडीनम में स्थित होती है। इसी हिसाब से अगला हमारा जो क्वेश्चन है 172 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसके पाचन के पश्चात एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं? तो प्रोटीन के पाचन के पश्चात जो होता है वो एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। अगला हमारा एक उच्च प्राणियों में पाचित भोजन को अवशोषण का मुख्य रूप क्या होता है? आंत में जो होता है वो एमिनो अम्ल जो है, माफ़ कीजिएगा, उच्च प्राणियों में जो उच्च प्राणी है उनमें जो पचित का जो मुख्य अवशोषण मुख्य कौन सा अंग होता है? तो आंत में जो है वो भोजन क्या होता है? पचता है। 174 देख लेते हैं कि उच्च कशेरुकी प्राणियों में कौन से विटामिन का सूत्र के साथ विलोपन होता है? तो विटामिन सी का जो है उसके साथ में उच्च कशेरुकी जो प्राणियां होती हैं उनमें विटामिन सी का सूत्र के साथ विलोपन हो जाता है। 175 देखते हैं कि अवरोधक केंद्र तथा न्यूमोटैक्सिस केंद्र संबंधित है। तो श्वासोच्छ्वास से संबंधित है। अवरोधक केंद्र तथा न्यूमोटैक्सिस केंद्र जो है संबंधित किससे है? श्वासोच्छ्वास से। इसी प्रकार से फेफड़ों की सजीव सामर्थ्य वाइटल यानी तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? हमने देखा कि फेफड़ों की सजीव सामर्थ्य वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4600 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर होती है। अगला हमारा है कि लाल रुधिर। ठीक है, लाल रुधिर है, रुधिर लाल है परंतु लाल कणिकाएं नहीं होती। किसमें? केचुए में जो है वो लाल रुधिर तो होता है लेकिन लाल कणिकाएं नहीं होती हैं। 178 नंबर देखते हैं। 178 नंबर क्या है कि स्मरण शक्ति की हानि किससे नष्ट होती है? तो सेरिब्रम में जो है स्मरण शक्ति की जो है, अगर सेरिब्रम जो है अगर इसका ह्रास होता है तो स्मरण शक्ति क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। तंत्रिका आवेग का संचालक क्या है? तो विद्युत रासायनिक घटना जो है वो तंत्रिका आवेग का संचालक है। इसी प्रकार से 180 देख लेते हैं कि कर्ण सबसे अधिक संवेदी होते हैं। किस रेंज में? 10,000 साइकिल पर सेकंड में। ठीक है। अगला हमारा 181 नंबर है कि एंटीरियर रेक्टस नामक पेशी का संबंध गति से है, नेत्र गोलक से है। ठीक है, जो एंटीरियर रेक्टस नामक पेशी है उसका संबंध किससे है? नेत्र गोलक से। 182 देख लेते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं में निस्ल कणिकाएं पाई जाती हैं जो बनी होती हैं आरएनए की। तंत्रिका कोशिकाओं में जो निस्ल कणिकाएं पाई जाती है वो आरएनए की बनी होती हैं। इसी हिसाब से अगला हमारा प्रश्न देखें तो एड्रेनेलिन वृद्धि करता है तो हृदय विस्पंदों और रुधिर दाबों दोनों को। ठीक है, जो एड्रेनेलिन वृद्धि किस में करता है? रुधिर दाब और हृदय स्पंदों दोनों को। इसी हिसाब से ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपको जो है हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। निषेचित अंडा निम्न प्रकार के द्वारा विभक्त होता है। तो निषेचित जो अंडा होता है वो निम्न प्रकार के द्वारा किससे विदलन के द्वारा जो है होता है वो निषेचित अंडा अलग होता है। 185 नंबर है कि मेढक का मछली सदृश अल्पायु टेड पोल संचालन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पूंछ का। 186 है कि एक पक्षी जो कि बहुसंगमनी है जिसके अंडे पर पक्षी द्वारा इक्यूबेट किए जाते हैं। कौवा। ठीक है, एक पक्षी यानी कौवा जो है वो बहुसंगमनी है और जिसके अंडे पर क्या होता है कि पक्षी द्वारा इक्यूबेट किए जाते हैं। इक्यूबेट क्या शब्द होता है ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग अगर बायोलॉजी हैं, क्योंकि बायोलॉजी का मैं स्टूडेंट था नहीं, तो इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। संयोजी कड़ी का उदाहरण क्या है? तो पेरीपेटस जो है वो संयोजी कड़ी का उदाहरण है। ठीक है, एक परिवार 5 लड़कियां हैं और लड़का कोई नहीं है, तो छठे बच्चे के लड़का होने की क्या संभावना है? 1/2।
ये आपके गुणसूत्रों से माध्यम से पता चलेगा। और मनुष्य में एक अनिषेचित अंडाणु में क्या होता है, तो एक यक्ष गुण सूत्र होता है। ठीक है, इसी हिसाब से अगला हम प्रश्न देखते हैं कि यदि एक रक्तस्रावित पुरुष या एक सामान्य स्त्री का विवाह हो तो संतान क्या होगी, सभी सामान्य होंगी। ठीक है, इस हिसाब से 191 देखते हैं कि हमारे शरीर में इनमें से किस जगह पर एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो टॉन्सिल में हमारा एंटीबॉडीज़ बनता है। कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, तो ल्यूकोमिया जो है वो रोग संक्रामक नहीं है। इसी हिसाब से पोस्टमार्टम माध्यम में यकृत का विश्लेषक बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे मृत मनुष्य के बारे में क्या ज्ञात होता है, मृत्यु के कारण का। अगला 194 है कि इनमें से एक रक्त की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अर्ध गुणसूत्र प्रतिनिधित्व किसका करता है, तो अर्ध गुणसूत्र आधे गुणसूत्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्रोमोसोम शब्द प्रस्तुत करने वाला कौन था, तो वाल्डेयर जो थे वो क्रोमोसोम जो है प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। जीन क्या होता है, तो डीएनए का एक भाग होता है। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, तो हम देख लेते हैं कि एक कोशा में दूसरी कोशा में जीवद्रव मातव्य अवलंबित होता है जीवद्रव तंतु द्वारा। ठीक है, अगला हमारा है कि नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं, तो नारियल के रेशे जो है वो मध्य फलभीति में पाए जाते हैं। अगला हमारा है कि पेनिसिलिन प्रभावित करता है बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकन या कोशिका भित्ति बनने को। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकिन या कोशिका भित्ति बनने को जो है वो पेनिसिलिन प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं। इसी हिसाब से साइट्रिक अम्ल, ठीक है, जो साइट्रिक अम्ल किससे बनाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल जो है एंसीटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंट से बनाया जाता है। एंसीटोबैक्टर क्या है, एंसीटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंट से बनाया जाता है। 203 नंबर देख लेते हैं। 203 नंबर हमारा क्या है कि मनुष्य की आम कवकीय बीमारी कौन सी है, तो रिंग वर्म जो होती है वो मनुष्य की आम कवकीय बीमारी होती है। इसी हिसाब से अगला हमारा जो है 204 है कि कोशिका कला क्या है, एक चयनात्मक पारगम्य है। और अगला हमारा है कि 205 की शाकीय पौधों द्वारा अवशोषित जल को कितने प्रतिशत वाष्पोत्सर्जन द्वारा त्याग दिया जाता है, तो शाकीय पौधों द्वारा अवशोषित जल के 90% जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा त्याग दिया जाता है। ठीक है, 99 माफ़ कीजिएगा 99%। अगला हमारा है कि कौन सा वृक्ष पहले मरेगा, प्रोंड्यू जो है, ठीक है, प्रूंड जो है वो वृक्ष सबसे पहले मरेगा। 207 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण में स्थिर की जाने वाली ऊर्जा का प्रतिशत मान कितना है, तो 35% है। इसी हिसाब से अगला देखते हैं कि ऊर्जा की हानि किससे होती है, तो प्रकाशीय श्वसन से होती है ऊर्जा की हानि। 209 नंबर है कि प्रकाश का अनुपस्थिति में किस निम्न में से क्या बढ़ेगा, तो पर्ण की लंबाई जो है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में बढ़ेगी। तंबाकू की पत्ती में क्या होता है, तो निकोटीन होता है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। सो आई थिंक आपको ये इनिशिएटिव जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन है, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जो है आंसर जो है बेटर तरीके से आता हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं पिन करके डेफिनेटली रिप्लाई मैं पर्सनली खुद करूँगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं एडवाइस देता हूँ कि आप लोग क्वेरी पूछना हो तो इंस्टाग्राम से जुड़िए, PDF फाइल लेनी हो तो टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं आप। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।